हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल A to Z में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस और जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 6 है। इसके पहले 1 से लेकर 5 तक के प्रैक्टिस पेपर हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शन है डेनिस पेपिन, जॉन गुटनबर्ग, लॉरेंस या फिर फिजिजाओ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब डेनिस पेपिन। डेनिस पेपिन ने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था। डेनिस पेपिन एक फ्रांस के फिजिसिस्ट थे, मतलब भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने इस प्रेशर कुकर का आविष्कार कब किया था? उन्होंने प्रेशर कुकर का आविष्कार 1679 में किया था। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो डेनिस पेपिन एक भौतिक शास्त्री थे फ्रांस के। उन्होंने प्रेशर कुकर का आविष्कार 1679 में किया था। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन था जॉन गुटेनबर्ग, वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक थे। और जो लॉरेंस है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का रिलेशनशिप कनेक्शन आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का आविष्कारक का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेनिस पेपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? तो दोस्तों, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन थे प्लास्टिक, पेपर, रबर और प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रिंटिंग प्रेस। तो जॉन गुटेनबर्ग किस साल आविष्कार किए थे? जॉन गुटेनबर्ग 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? आपके ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सोना और चांदी के प्यूरिफिकेशन में। और ये एक सोल्यूशन है जिसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है लैटिन में, और नॉर्मली उसे एक्वा रेगिया कहा जाता है। तो एक्वा रेगिया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का एक मिक्सचर होता है जिसमें हम लोग 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेते हैं और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। तो इस जो मिक्सचर होता है एक्वा रेगिया, इसका उपयोग हम लोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में करते हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमारा कौन सा अम्ल होगा जो कि शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड होगा, मतलब नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है लिथियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम और इस्पात। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी और वेट किसका है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑस्मियम। ऑस्मियम का एटॉमिक सिंबल है OS और इसका एटॉमिक नंबर है 76। तो ये सबसे अधिक घनत्व तथा भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय, अन्याशय या हृदय। यकृत मतलब लिवर, पित्ताशय मतलब गैल ब्लैडर, अन्याशय मतलब पैनक्रियास और हृदय मतलब हार्ट। तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण लिवर, लंग्स में होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत मतलब लिवर में होता है। तो ये जो हेपेरिन है, ये हमारे मसल्स में, ब्लड्स में इंजेक्ट किया जाता है। किस लिए? टू प्रिवेंट द ब्रेकअप ऑफ ब्लड क्लॉट्स, मतलब ब्लड क्लॉट्स होने को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें ब्लड क्लॉटिंग से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब चीन। चीन में सर्वाधिक सीमाएं हैं। कितनी सीमाएं हैं दोस्तों? चीन में टोटल 14 सीमाएं हैं। वो 14 देशों को पर्स करती है उसकी सीमाएं। तो ये जो कि विश्व में सर्वाधिक है, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? मतलब किस कंट्री का नेशनल सिंबल चांद तारा, मतलब क्रिसेंट और मून है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है
ब्रिटेन, इटली, टर्की और फ्रांस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब टर्की। टर्की का सिंबल क्रिसेंट और स्टार है, इस टाइप का होता है कुछ इसका सिंबल। यहाँ पे एक क्रिसेंट होता है और एक स्टार होता है, मतलब चांद, जो कि आधा चांद और एक तारा होता है। ये टर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मैनरहीम रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? आपके ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस, या फिर जर्मनी एवं पोलैंड, या फिर उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, या फिर रूस एवं फिनलैंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब रूस एवं फिनलैंड। तो मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड की बीच की रेखा है। और जो बाकी के ऑप्शंस थे, जैसे जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को मैगिनोट कहा जाता है, मैगिनोट लाइन, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और जर्मनी एंड पोलैंड के बीच की रेखा को हिडनबर्ग रेखा या फिर हिडनबर्ग लाइन कहा जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच के लाइन को क्या कहा जाता है? उत्तरी और दक्षिणी बीच के लाइन को 38th पैरेलल कहा जाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जर्मनी और फ्रांस के बीच के जो लाइन है उसको मैगिनोट लाइन कहा जाता है, मैगिनोट लाइन। या फिर उसके बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच के लाइन को हिडनबर्ग लाइन कहा जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच के लाइन को 38th पैरेलल कहा जाता है। और रूस और फिनलैंड के बीच के लाइन को मैनरहीम रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैरोटीन, हिपेरिन, या फिर हिमेटीन, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हम लोग को पता ही है, हेमाटीन, जिसको हेमा भी कहा जाता है, वो हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन का फॉर्म है। तो हेमाटीन वो आयरन का फॉर्म है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन में पाए जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। ये पाकिस्तान और इंडिया से बहकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, या फिर केरल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील है। और इसका नाम इन द ऑनर ऑफ गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10th गुरु थे सिख का, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। और ये रिवर सतलज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पंचपोखरी किस राज्य पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, या फिर सिक्किम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है लाला हरद्वाल, चित्तरंजन दास, तारकनाथ दास, या फिर केशव नाथ दास। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब चित्तरंजन दास। उन्होंने ये पुस्तक लिखा था। और कब लिखा था? उन्होंने ये पुस्तक 1917 में लिखा था। 1917 में ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था। ये जो चित्तरंजन दास है, उनको पॉपुलरली क्या किस नाम से जाने जाते हैं? वो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। वो एक बंगाली पॉलिटिशियन थे और एक बहुत ही फेमस लेखक भी थे। मेनली वो एक पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने ही इंडिया फॉर इंडियंस लिखा था 1917 में। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? मतलब रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? तो आपके ऑप्शन है मैकियावेली, माइकल एंजेलो, शेक्सपियर, या फिर लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये सबको पता ही होगा कि रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ये नाटक लिखा था, जो कि एक लड़का और लड़की के प्रेम कहानी और उसकी दुखद मृत्यु पर आधारित है। और ये नाटक एक इटालियन कहानी पर आधारित है। इसका प्रथम प्रकाशन कब आया था? इसका प्रथम प्रकाशन 1597 में आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसने इकता प्रथा को समाप्त किया? आपके ऑप्शन है
अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन या फिर सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को खत्म किया, समाप्त किया। तो ये एकता प्रथा क्या था? ये एकता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों या फिर राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने 1226 ईसा में शुरू किया था। और इस एकता प्रथा का अंत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तब से सैनिकों के वेतन के रूप में उन्हें नगद पैसा देना स्टार्ट हुआ। तो इसका शुरू कौन किया था? इसका शुरू इल्तुतमिश ने किया था 1226 में, और ख़त्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड पाल्मस्टन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेलेस्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। लॉर्ड बेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, एनी बेसेंट ने किस वर्ष मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की? आपके ऑप्शन है 1925, 1916, 1928 या फिर 1912। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1916। तो ये जो एनी बेसेंट है वो एक ब्रिटिश थेरेपिस्ट थे और रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने होम रूल स्टार्ट किया, होम रूल लीग स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? उन्होंने 1 अगस्त 1916, सॉरी, उन्होंने कब स्टार्ट किया होम लीग? उन्होंने 1 अगस्त 1916, 1 अगस्त 1916, मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर और बी, 1916 में स्टार्ट किया। और ये जो एनी बेसेंट थी वो लंदन में बॉर्न हुई थी, 1 अक्टूबर में लंदन में बॉर्न हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में। कब बॉर्न हुई थी? 1 अगस्त 1847। ये आप लोग नोट कर लीजिए, एनी कब बॉर्न हुई थी, कब जन्म हुआ था उनका? 1 अक्टूबर 1847 लंदन में जन्म हुआ था। और उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1 अगस्त 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, सॉरी 23, सॉरी ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसमें 27 फरवरी 1931 होगा। हाँ, आप लोग ये करेक्ट कर लीजिए, 27 फरवरी 1931 होगा। और ऑप्शन नंबर सी है 6 अप्रैल 1930, और ये फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये वाला 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु सुसाइडल मृत्यु थी। और कहाँ पे मृत्यु हुई उनकी? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज में उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1965 में या फिर 1971 में या फिर 1962 में या फिर 1964 में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1965 में प्रथम भारत पाक का युद्ध हुआ। ये कब से कब तक हुआ? ये अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक हुआ था। 1965 के अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, वॉकिंग बाउंड्री, रेड क्लिफ लाइन, सर क्रिक और 0 पॉइंट, इन सारे लोकेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, कनाडा और इटली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का युद्ध, मतलब वॉर ऑफ रोजेस। तो इंग्लैंड के सिंहासन पर नियंत्रण करने के लिए इंग्लिश नागरिकों ने ये युद्ध स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जापान, थाईलैंड, जर्मनी या फिर इटली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है संतौरी या फिर सेरस या फिर डिमोस या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सेरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, मतलब सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। इसका ऑर्बिट कहाँ पे है? इसका ऑर्बिट मार्स और जुपिटर के बीच में है और इसका डायमीटर 940 किलोमीटर है। इसका डायमीटर आप लोग नोट कर लीजिए, 940 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, दो अक्षसों के मध्य की दूरी कितनी है?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 114, 112, 111 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 111 किलोमीटर की दूरी है दो अक्षों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है स्टैम्बोली, एटना, क्राकाटोबा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब स्टैम्बोली। स्टैम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है और ये एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इटली के सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये इटली के सिसिली जगह की उत्तर में एक लिपरी द्वीप है जहाँ पर ये स्थित है और इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब महाराष्ट्र को भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों हमने आज के 25 क्वेश्चंस देख लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।